एक गाना जिसे पहले ठुकरा दिया गया, वही गाना बाद में इतिहास बन गया। और चौंकाने वाली बात यह है, दम मारो दम शुरुआत में आशा भोसले के लिए था ही नहीं। सोचिए, अगर उस दिन एक फैसला बदल जाता तो क्या आज ये गाना इतना आइकॉनिक होता। 1971, हरे रामा हरे कृष्णा, देव आनंद, जीरत अमान और एक अलग ही दुनिया, हिप्पी कल्चर। नेपाल की वादियों में शूटिंग चल रही थी और वहीं एक सोच जन्म ले रही थी। आर.डी. बर्मन को लगा इस फिल्म में एक ऐसा गाना होना चाहिए जो सिर्फ सुना ना जाए, महसूस किया जाए। उन्होंने आनंद बख्शी से कहा, कुछ ऐसा लिखो जो नियमों को तोड़ दे। और फिर लिखा गया, दम और दम मिट जाए गम। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। पहली आवाज़ जिसके लिए ये गाना सोचा गया, लता मंगेशकर। हाँ, वही आवाज़ जो हर दिल में बसी है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए गाना सिर्फ धुन नहीं था, जिम्मेदारी थी। वो कभी ऐसा गाना नहीं गाना चाहती थी जो समाज की एक नेगेटिव साइड को ग्लोरीफाई करे। फिर नाम आया उषा उत्थुप। उनकी अलग भारी आवाज़ जो क्लब्स में गूंजती थी। देव आनंद खुद उन्हें लेकर आए थे और कहा था इनकी आवाज़ कुछ नया कर सकती है। सब कुछ सेट था, लेकिन तभी कहानी ने एक शार्प मोड़ लिया। अचानक आर.डी. बर्मन ने फैसला बदला और ये गाना दे दिया आशा भोसले को। और यहीं से मैजिक शुरू हुआ। एक गाना जिसे लेकर डर था कि ये बैन हो सकता है। खुद देव आनंद भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, क्योंकि लिरिक्स बोल्ड थे और मैसेज कंट्रोवर्शियल। लेकिन रिस्क लिया गया और वही रिस्क इतिहास बन गया। दम और दम सिर्फ गाना नहीं रहा, वो एक रिबेलियन बन गया, एक जनरेशन की आवाज़ बन गया। यंगस्टर्स ने उसे अपनाया और आज भी ये गाना हर एरा में ब्रीथ करता है। और आशा भोसले, उन्होंने सिर्फ ये गाना नहीं गाया, उन्होंने अपनी पहचान लिखी। लता जी से अलग एक बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल, फियरलेस आवाज़। और यहीं वो मिथ टूट गया कि उन्होंने सिर्फ दूसरों के रिजेक्ट किए गानों से करियर बनाया। क्योंकि सच्चाई ये है, कभी कभी रिजेक्ट होना हार नहीं होता, वो बस एक नया रास्ता होता है। और जो उस रास्ते को पहचान ले वो लेजेंड बन जाता है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर ये गाना लता मंगेशकर गाती तो क्या तब भी ये गाना उतना ही आइकॉनिक बनता? कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। किसी के अंतिम संस्कार में कैमरा, मुस्कान और इंस्टाग्राम रील। क्या आज इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि मौत भी अब कंटेंट बन चुकी है? एक तरफ एक महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई और दूसरी तरफ उसी खामोशी के सामने बन रही थी एक वायरल वीडियो। आज जो सामने आया है वो सिर्फ शॉकिंग नहीं, बल्कि कहीं न कहीं डराने वाला है। 12 अप्रैल एक ऐसी तारीख जिसने संगीत की दुनिया को अंदर तक हिला दिया। 92 साल की उम्र में एक ऐसी आवाज़ खामोश हो गई जिसने दशकों तक लाखों दिलों को धड़कना सिखाया। हर तरफ सन्नाटा था, आंखों में आंसू थे और दिलों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा था। लेकिन इस गम के माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। 13 अप्रैल अंतिम दर्शन का दिन, जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी अपने आंसू नहीं रोक पाए, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। उस वीडियो में एक्ट्रेस मुमताज पार्थिव शरीर के सामने खड़ी हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, बालों में फूल, पूरा मेकअप, जैसे किसी इवेंट में आई हूँ। और फिर वो कैमरे को इशारा करती हैं और शुरू हो जाती है एक इंस्टाग्राम रील। हाँ, आपने सही सुना, अंतिम संस्कार के बीच एक रील। वो हंस रही हैं, बातें कर रही हैं और हर पल को कैप्चर करने के लिए कह रही हैं, जैसे ये कोई मोमेंट नहीं बल्कि कंटेंट हो। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने लिखा, आप दुख में शामिल होने आई हैं या शूट करने? तो किसी ने कहा, इतना तैयार होकर कोई अंतिम संस्कार में आता है? एक यूजर ने तो साफ कह दिया, क्या भावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आईना था जो हमें दिखा रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां दर्द भी दिखावा बनता जा रहा है और संवेदनाएं सिर्फ स्क्रीन तक सिमट कर रह गई हैं। आज सवाल सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, हम सबका है। क्या हम भी धीरे धीरे ऐसे ही बनते जा रहे हैं, जहां किसी की आखिरी विदाई भी एक पोस्ट बन जाती है?
अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आज भी पवित्र होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सवाल हर उस इंसान तक पहुँचे जो व्यूज़ के पीछे इंसानियत भूल रहा है। और अगर आपको भी लगता है कि मुमताज़ ने गलत किया तो कमेंट में गलत ज़रूर लिखिए। अगर हम आपसे कहें कि आशा भोसले कभी आशा भोसले नहीं बन पाती, अगर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी नहीं आता जिसने लता मंगेशकर के साथ कभी काम ही नहीं किया और करने से इनकार कर दिया, और अगर हम ये कहें कि वही आदमी जिसने उन्हें बनाया आखिर में उसी की वजह से बर्बाद भी हो गया, तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार आप अपने हिसाब से लिखिए, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्यार या करियर? और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखा दीजिए। तो एक ज़िद जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ज़िद से, एक ईगो से और एक ऐसे फैसले से जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। साल 1952 एक फिल्म बन रही थी, आसमान। म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर, रिकॉर्डिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, ऑर्केस्ट्रा बैठ चुका था, स्टूडियो बुक था, बस इंतज़ार था एक आवाज़ का, लता मंगेशकर। लेकिन वो आई ही नहीं, न फ़ोन न मैसेज, बस खामोशी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला जो गाना उन्हें दिया गया है वो हीरोइन पर नहीं, साइड एक्ट्रेस पर फिल्माया जाएगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दूरी जो ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं हुई। ओपी नैयर को ये बात चुभी, इतनी गहराई से चुभी कि उन्होंने कसम खा ली, मैं लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं करूँगा। अब सामने आती है एक टूटी हुई लड़की और एक ज़िद्दी गुरु। उसी दौर में एक लड़की थी जिसकी आवाज़ में दम था लेकिन पहचान नहीं। 3 बच्चों की माँ, टूटी हुई शादी और करियर लगभग खत्म। नाम आशा भोसले। उन्हें काम मिलता भी था तो सिर्फ ये सुनने को, थोड़ा लता जी जैसा गाओ, तुम गीता दत्त को कॉपी करती हो। सोचिए, जब आपकी खुद की आवाज़ ही आपकी नहीं रहती तो आप कौन होते हैं? तभी उनकी मुलाकात होती है ओपी नैयर से, और यहाँ से कहानी में आता है पहला मोड़। ओपी नैयर ने कहा, लता बनने की कोशिश मत करो, अपनी पहचान बनाओ। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक क्रांति थी। और यहीं से हुआ एक नई आवाज़ का जन्म। ओपी नैयर ने आशा को सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने उन्हें गढ़ा। उनकी आवाज़ में जो खुरदुरापन था उसी को उन्होंने स्टाइल बना दिया। जहां बाकी सब शुद्धता ढूंढ रहे थे, वो एटीट्यूड ढूंढ रहे थे। और फिर आए वो गाने जो उस दौर में बोल्ड माने जाते थे। कैबरे सॉन्ग्स, फास्ट बीट्स, एक अलग ही अंदाज। लोगों ने कहा ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे वही आवाज़ लोगों के दिलों में उतरने लगी। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नया दौर और एक नई जंग। फिल्म नया दौर, प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा। शर्त रखी गई, सारे गाने लता मंगेशकर गाएंगी। लेकिन ओपी नैयर ने साफ मना कर दिया, अगर मैं म्यूजिक दूंगा तो गाने सिर्फ आशा भोसले गाएंगी।